भाटिया जी, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि देखिए बेल पर बाहर घूम रहे हैं, बेल पर बाहर घूम रहे हैं, लेकिन ये तो मतलब उनको बोलिए आरोप पत्र ही नहीं स्वीकार अगर हो तो ये तो सेटबैक है ना। मतलब कर क्या रहा था ईडी, क्या कर रहा था? नहीं अंजना जी, देखिए जो तथ्य मैंने रखे थे, एक एक तथ्य विधिक तौर पे भी और तथ्यात्मक रूप पे भी सही साबित हुआ। जो मुनीश पांडे ने बताया है और जो मैंने बताया है वो एक ही बात बताई है। आपने कहा चार्जशीट की कॉग्निजेंस नहीं ली गई, तो मैं सबसे पहले ये कह दूं कि जो प्राइवेट कंप्लेंट है वो आज भी चल रही है। एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, और उस ट्रायल में 420 का सेक्शन लगा हुआ है, तो उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। क्या इससे कोई इंकार कर सकता है? उसी केस में पहला केस जिसको मैंने हवाला दिया, लीगल बात नहीं करते, लीगल बात नहीं करते। अब अगर आप लीगल समझ ना रखो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर अभिषेक मनु सिंघवी जी, पी चिदम्बरम जी जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो आते चर्चा पे तो मैं जरूर बताता और वो भी अपना तर्क रखते। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये लीगल बात ही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और देखिए नाम लिखा है सोनिया गांधी का इस ऑर्डर में, ये गए कि क्वॉश कर दीजिए जो क्रिमिनल कंप्लेंट है, क्वॉश मतलब खत्म कर दीजिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि हम खत्म नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहला जो केस है वो आज भी चल रहा है, तो राहत कैसी है? मैं तो ये कहूंगा कि आगे हो सकता है कि न्यायालय में ट्रायल चले और 7 साल की सजा हो जाए। अगर इसको डकैत इटालियन एक राहत मानते हैं तो ये उनकी मर्जी है। अब मैं आता हूं जो आज का ऑर्डर है। देखिए आज के ऑर्डर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात न्यायालय ने करी है। दूसरी बात, जो जांच एजेंसी है उसके पास लीगल रेमेडी है। लीगल रेमेडी क्या है? उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि कानून जो है यहाँ पे साइलेंट है, वैक्यूम है। जजमेंट्स देखेंगे और उच्च न्यायालय कह सकता है कि प्राइवेट कंप्लेंट में भी ईडी के पास अधिकार है। लेकिन आज बड़ी बात जो है, जो मैं पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए ऐसा कैसे है जो एजेएल है उसके पास 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स थे। अंजना जी समझिए, 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स थे एजेएल के पास, 90 करोड़ रुपए का लोन था। एक नई कंपनी आती है यंग इंडिया, जिसमें 38% जो शेयर होल्डिंग है वो सोनिया गांधी की है और 38% जो है वो राहुल गांधी की है। जिस कंपनी के पास 2000 करोड़ के एसेट हैं, वो क्या 100 करोड़ के एसेट में कह रहा हूं 90 में बेच देती, औने पौने भाव पे बेचती, और 90 करोड़ का जो उसका लेन देन था, जो कर्ज था, वो खत्म हो जाता। लेकिन 50 लाख रुपए डोटेक से 1 करोड़ रुपए उधार लेती है यंग इंडिया, और यंग इंडिया को 2000 करोड़ के असेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो आरोप है वो यही है। और मुनीश, आपको कहीं भी बीच में लगे इशारा कीजिएगा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट हो तो गौरव जी मैं आ रही हूँ। एक बार दिखा दीजिए ग्राफिक संभवन। आप केस के मेरिट पर बात करना चाह रही थी, हम बस आरोप बता रहे हैं जो ईडी की तरफ से आरोप है। अगर आपको भी कुछ लगता है उसमें ऐड करना है, एक एक करके सीरीज में बता रहे हैं। सुप्रिया जी आप जवाब दीजिएगा। यंग इंडियन लिमिटेड में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के ट्रांसफर पर ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। 2010 में बने यंग इंडिया लिमिटेड में सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों के 38% शेयर है। ये कंपनी बनी 2010 में। मुझे पता है, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। आप हमारे दर्शक भी सुन लेंगे, आप फिर काउंटर कीजिएगा कुछ गलत हो तो। नेशनल हेराल्ड चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल को 90 करोड़ का जो कर्ज था वो कांग्रेस ने माफ किया। 90 करोड़ का कर्ज था। 50 लाख में एजेएल के सारे शेयर्स जो है वो यंग इंडिया लिमिटेड को मिलते हैं, और एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ के एसेट्स हैं। ऐसे में आपको इतनी कम कीमत पे उसके सारे शेयर्स कैसे मिल गए? ये तमाम आरोप है। अब सुप्रिया जी जवाब दीजिए। मैं इन सारे आरोपों का जवाब दूंगी, लेकिन मैं 2 बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूं। ये जो बार बार आपके यहां लिखकर भी आ रहा है और बोल भी रहे बीजेपी वाले, पिक्चर अभी बाकी है, उनको मैं ये बताना चाहती हूं कि 12 साल की मशक्कत के बाद एक चार्जशीट बनी
और वो इतनी खोखली और इतने झूठ के पुलिंदे पर खड़ी थी कि उसकी कॉग्निसेंस नहीं ली जा सकी। तो अब ईडी एडी रगड़ता रहेगा, रगड़ता रहे एडी, एक जगह नहीं 10 जगह अपील करे, एक जगह नहीं 10 और एफआईआर फाइल करे। देश को समझ में आ गया कि प्रतिशोध की, बदले की भावना से पॉलिटिकल विंच हट की कितनी गंदी राजनीति बीजेपी कर रही है ईडी के माध्यम से। पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूं। एक और बात आपके दर्शकों को बता दूं यहां पर, उसका खंडन कोई करना चाहे तो करके दिखाए। 2015 में कटोच जी ईडी के डायरेक्टर थे, जिनका अपॉइंटमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। उन्होंने कहा था इस मामले में कोई दम नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के कोई चार्जेस नहीं, इस मामले को बंद कर दिया गया। फिर कुरेदा गया ये मामला और दोबारा से ये मामला खुलवाया गया। तो ईडी की तो ये विश्वसनीयता है। अब मैं आपकी बातों पर जाती हूं अंजना जी। यहां पर इतने बड़े प्रवक्ता महोदय, 2000 करोड़ कहां से डेटा आया, मुझे जरा बताइए। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई? या तो अरुण जेटली जी दिवंगत आत्मा, उनके लिए झूठ बोला जा रहा है, या निर्मला जी झूठी है, क्योंकि उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब रेज करी कंप्लेंट तो उसमें लिखा कि 359 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो 2000 करोड़ की कैसे बना दी इन्होंने? जरा पहले तो मुझे ये बताइए, क्या वित्त मंत्रालय और आईटी डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है? पहली बात। और अब मैं आपके आरोपों पर जाती हूं। अगर अंजना जी मैं आप ही के तथ्य, और जो तथ्य बीजेपी भी दे रही है कि कैसे 90 करोड़ का 50 लाख में हो गया, कैसे ट्रांसफर हो गया, ये बता दूं। उसी पे ईडी के भी तथ्य, ईडी के तथ्य तो धराशायी हो गए ना, ईडी को तो मुंह की खानी पड़ी, पुस हो गया नरेंद्र मोदी जी का पटाखा। मैं उसी तथ्यों पे बात कर रही हूं। अब तथ्य सुनिए। एजेएल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पंडित ने, और थोड़ा सा मैं इसमें 1 मिनट का वक्त लूंगी, आशा करती हूं मुझे टोका नहीं जाएगा। एजेएल पंडित नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसों ने कंपनी बनाई और नेशनल हेरल्ड पेपर आजादी की लड़ाई का मुखपत्र बना। जब एजेएल में वित्तीय दिक्कतें आई, संकट आया, तो 2002 से 2011 के बीच में 100 ट्रांजैक्शन नेफ्ट आरटीजीएस चेक के माध्यम से कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया। लेकिन कंपनी कर्ज में डूबी थी। और यह पैसा क्यों दिया गया? बिजली के बिल देने के लिए, वीआरएस देने के लिए, पेंशन देने के लिए, सैलरी देने के लिए, इस तरह की चीजों पर। जब कंपनी संकट में डूबी थी तो इसको डेट टू इक्विटी कन्वर्जन कहा जाता है। और अगर डेट टू इक्विटी कन्वर्जन, कर्जे को शेयर में तब्दील करना गलत है, तो सरकार का एनसीएलटी, सरकार की आईबीसी और पूरा कॉर्पोरेट इंडिया बंद हो जाएगा। आज भी एनसीएलटी में डेट टू इक्विटी कन्वर्जन करके कंपनीज का वारा न्यारा किया जा रहा है। पहली बात। और यंग इंडियंस जो बनी वो सेक्शन 25 के अंतर्गत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनी। उस कंपनी का एक भी शेयर होल्डर, एक नया पैसे का डिविडेंड, एक नए पैसे की सैलरी, कोई वित्तीय लाभ वहां से नहीं कमा सकता है। शेयर होल्डर है यंग इंडियन, ओनर नहीं है। प्रॉपर्टीज एजेएल के पास रही, जो राजस्व आ रहा है एजेएल से आ रहा है। और बीजेपी की महामूर्खता देखिए, बेच देते एसेट। नहीं बेच सकते हैं एसेट, ये लीज पर मिले हुए एसेट्स हैं जो हमें यूज करने के लिए मिले हैं। और उसके बाद हमने जब डेट टू इक्विटी कन्वर्जन किया तो नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज का पुनर्जीवन हुआ। आज वो पेपर्स छपते हैं, उनकी वेबसाइट्स है, उनकी डिजिटल फुटप्रिंट है। बीजेपी झूठ तो ढंग का बोले, झूठ तो ढंग, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है 359 करोड़ की। ठीक है, जल्दी से मुनीश ने एक बार हाथ रेस किया था। मुनीश, आपको एक पॉइंट काउंटर करना चाहते थे। ठीक है मुनीश। देखिए, उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिस बात का जिक्र किया है सुप्रिया जी ने, उसमें एक तथ्य सही है कि ईडी के ही अधिकारी थे जिन्होंने साल 2015 के आसपास में उन्होंने कहा था कि प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर ईडी जो है ईसीआईआर यानी कि केस रजिस्टर कर जांच नहीं शुरू कर सकती है। लेकिन उसके बाद साल 2019 में पीएमएलए कानून में संशोधन हुआ था और उसके बाद में ईडी ने मामले की जांच कर इस पे कार्रवाई शुरू की थी। दूसरा, जो आरोपों की लिस्ट अंजना आपने थोड़ी देर पहले बताई, उसमें जब ईडी ने जांच शुरू की थी तो ईडी ने अपने जो आरोप पत्र है या फिर जो उनकी फाइंडिंग्स है उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा हुआ था कि इन प्रॉपर्टीज के जरिए गलत तरीके से पैसा भी कमाया जा रहा था। उनको कई सारी फेक इनवॉइसेस मिली थी। उनका यह भी आरोप था कि जो लोग नेशनल हेराल्ड के लिए काम कर रहे थे उनको गलत तरीके से दिखाया जा रहा था कि सैलरी दी जा रही है। तो ये सारे आरोपों को मिलाकर ईडी ने अपना एक जो चार्जशीट है। ठीक है।